नमस्ते, हमारे YouTube चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी पेपर 2 की इकाई 2। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली क्लासेस में हमने इकाई 1 कंप्लीट कर ली है। आज से हम इकाई 2 की शुरुआत करने जा रहे हैं। इकाई 2 में हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियों के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं इतिहास क्या होता है। हिंदी साहित्य का इतिहास अतीत के किसी भी तथ्य, तत्वों एवं प्रवृत्ति के वर्णन, विवरण, विवेचन व विश्लेषण को जो काल विशेष या कालक्रम की दृष्टि से किया गया हो, इतिहास कहा जाता है। हेरोडोटस ने इतिहास की व्याख्या भौतिकवादी दृष्टि से करते हुए स्पष्ट किया है कि प्रत्येक सत्ता अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचकर अंत में अपकर्ष की ओर अग्रसर होती है। हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में चर्चा करें तो हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही विविध और विस्तृत है। हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत वैदिक काल से मध्यकाल से आधुनिक काल में विभाजित किया गया है। इसको हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन हिंदी साहित्य के इतिहास को हमने जान लिया है। अब चर्चा करते हैं दर्शन। दर्शन क्या होता है? दर्शन का मतलब है देखना, जीवन और संसार को समझने की एक दृष्टि या नज़रिया। ये एक तरह का ज्ञान है जिससे हम अपने आसपास की दुनिया, इंसान और उनके रिश्ते, जीवन के मकसद को समझते हैं और हमारे आसपास जो हमारी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां हैं उसके विषय में समझते हैं। क्या है ये? दर्शन है। दर्शन मीन्स देखना। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के विषय में चर्चा करें तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन का मतलब है हम किसी साहित्य के विकास और उसके पीछे की सोच को समझें। इसका अर्थ है कि हम देखते हैं कि कैसे अलग अलग युगों में लेखक और कवि अपनी समझ और संस्कृति को अपनी रचनाओं के जरिए प्रस्तुत करते आए हैं। आसान शब्दों में इतिहास दर्शन ये समझने की कोशिश करता है कि हिंदी साहित्य कैसे बदला और उस पर सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का क्या प्रभाव रहा। हम देखते हैं कि कैसे हर युग में लेखक और कवि अपने समय और समाज और संस्कृति को अपने लेखन के जरिए व्यक्त करते हैं। सामान्यतः इतिहास शब्द से सांस्कृतिक एवं राजनीतिक इतिहास का बोध होता है, किंतु साहित्य भी इतिहास से भिन्न होकर उससे जुड़ा है। साहित्य के इतिहास का अर्थ है देश काल की सीमाओं से विकसित साहित्य का समग्र रूप से अध्ययन करना। साहित्यिक रचनाओं के इतिहास को समझने के लिए साहित्यकार से संबंधित स्थितियों, परिस्थितियों एवं परंपराओं को समझना आवश्यक है। पाश्चात्य साहित्य के क्षेत्र में अनेक विद्वानों ने साहित्य की विकास प्रक्रिया के संबंध में कुछ सामान्य सिद्धांतों की स्थापना का प्रयास किया है, जिससे सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत तेन महोदय, फ्रेंच इतिहासकार है तेन महोदय ने साहित्य के विकास की व्याख्या के 3 आधारभूत सूत्र बताए हैं: जाति, वातावरण और क्षण। क्या बताया है साहित्य के विकास के लिए उन्होंने 3 आधारभूत सूत्र? जाति, वातावरण और क्षण। तेन का मानना था कि ये तीनों सूत्र जातीय परंपरा, राष्ट्रीय वातावरण तथा समय विशेष की परिस्थितियों के सूचक है। अतः साहित्य के इतिहास को समझने के लिए इन तीनों को समझना अति आवश्यक है। कुछ जर्मन इतिहासकारों ने केवल युग चेतना को साहित्य विकास का आधार माना है, वहीं कुछ अंग्रेज विचारक परंपरा को महत्व देते हैं। हडसन महोदय ने युग चेतना व परंपरा दोनों का समन्वय करते हुए साहित्यकार के विशिष्ट व्यक्तित्व को भी विकास का आधार बताया। मार्क्सवादी चिंतक व्यक्ति के स्थान पर समाज की आर्थिक परिस्थितियों एवं वर्ग संघर्ष के आधार पर साहित्य की व्याख्या करते हैं। जो फ्रायडवादी विचारक है वे क्या कहते हैं कि केवल मानसिक अंतर्द्वंद्वों को ही साहित्य विकास का मूल कारण मानते हैं। क्या मानते हैं फ्रायडवादी विचारक? मानसिक अंतर्द्वंद्वों को ही साहित्य विकास का मूल कारण। आइए रिचर्ड जैसे विद्वानों ने काव्य के शैली पक्ष की व्याख्या मनोवैज्ञानिक एवं अर्थविज्ञान के आधार पर की है। अब है कार्लाइल महोदय की मान्यता है कि किसी राष्ट्र के काव्य का इतिहास वहाँ के धर्म, राजनीति व विज्ञान के इतिहास का सार होता है।
काव्य के इतिहास में लेखक को राष्ट्र के उच्चतम लक्ष्य, उसकी क्रमागत दिशा और विकास को देखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इससे राष्ट्र का निर्माण होता है। उपयुक्त सिद्धांतों को देखने से ज्ञात होता है कि बहुसंख्यक विद्वानों ने परंपरा, वातावरण व द्वंद्वों पर ही अधिक बल दिया है तथा शेष दो तत्वों की उपेक्षा की गई है। कुछ विद्वानों ने द्वंद्वों को स्वीकारा है, परंतु जहाँ द्वंद्व है वहाँ संतुलन होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि प्रत्येक प्रकार के द्वंद्वों का अंतिम लक्ष्य संतुलन स्थापित करना ही होता है। वस्तुतः विकास की प्रक्रिया इसमें से किसी एक सूत्र पर आधारित नहीं हो सकती। भारतीय विचारकों ने साहित्य के इतिहास लेखन में युगीन परिवेश की महत्ता पर पर्याप्त बल दिया। अतः कहा जा सकता है कि साहित्य के इतिहास का अध्ययन, विश्लेषण युगीन चेतना एवं साहित्यकार के व्यक्तिगत प्रवृत्तियों के परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए। अब है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियों का परिचय निम्नवत है। कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं? वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति क्या होती है? इस पद्धति में लेखकों एवं कवियों का परिचय उनके नामों के वर्णों के क्रम में दिया जाता है। जैसे नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, 9 हौ का क्रम है। इस पद्धति में कालक्रम अलग अलग होने के बाद भी कवि को एक साथ रखा जाता है। जैसे कबीर व केशव, दोनों का नाम क अक्षर से तो है, परंतु कालक्रम भिन्न है। एक का कालक्रम भक्ति काल तो दूसरे का रीति काल है। डॉक्टर शिव सिंह सेंगर एवं गारसा दत्तासी दोनों ने इस पद्धति का प्रयोग किया है। इस पद्धति में लिखे ग्रंथ अनुपयोगी व दोषपूर्ण माने जाते हैं। वर्णानुक्रम पद्धति क्या होती है? कवियों के और लेखकों के जो नामों का वर्ण होता है उसके क्रम के अनुसार इतिहास रचा जाता है, इसलिए इसको क्या माना जाता है? अनुपयोगी व दोषपूर्ण माना जाता है वर्णानुक्रम पद्धति को। वह कालानुक्रमी पद्धति। कालानुक्रमी पद्धति क्या होती है? इस पद्धति में कवियों एवं लेखकों का विवरण ऐतिहासिक कालक्रमानुसार तिथि क्रम से होता है। रचनाकार के जन्म तिथि को आधार बनाकर इतिहास ग्रंथ में उनका क्रम निर्धारित किया जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन व मिश्र बंधुओं ने इस पद्धति का प्रयोग किया है। क्या होती है कालानुक्रमी पद्धति? जिसमें कवियों एवं लेखकों का विवरण ऐतिहासिक कालक्रमानुसार तिथि क्रम से होता है। उनकी जन्म तिथि के आधार पर इतिहास ग्रंथ में उनका क्रम निर्धारित किया जाता है। कालक्रमानुसार कालानुक्रमी पद्धति का प्रयोग किसने किया है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है और मिश्र बंधुओं ने किया है। वैज्ञानिक पद्धति। इस पद्धति में इतिहास लेखन पूर्णतः तटस्थ रहकर तथ्यों का संकलन करता है। वह तथ्यों को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित करके प्रस्तुत करता है। इस पद्धति में क्रमबद्धता तथा तथ्यों की पुष्टता अनिवार्य है। वैज्ञानिक पद्धति भी दोषपूर्ण है, क्योंकि इतिहास लेखन तथ्यों की ही नहीं बल्कि व्याख्या व विश्लेषण की भी मांग करता है, अतः विश्लेषण अनिवार्य है। वह विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति क्या होती है? यह पद्धति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस पद्धति के जन्मदाता तेन थे। तेन महोदय ने इस पद्धति को 3 शब्दों में बांटा था: जाति, वातावरण और क्षण। इस पद्धति के इतिहास लिखने की परंपरा की शुरुआत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने की है। साहित्य के इतिहास को परिभाषित करते हुए शुक्ल जी लिखते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा इतिहास को लिखने के लिए विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया गया, जिसे कि सबसे उपयुक्त पद्धति माना जाता है इतिहास को लिखने के लिए। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।